क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, क्या है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हर किताब में अलग अलग डेफिनेशंस लिखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे पता लगाएं कि फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल बन नहीं पा रहे हैं। अरे यार चिंता मत कर, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज किस वीडियो में तुझे मिलने वाला है। मैं तेरा छोटा भाई तेरे से वादा करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद तेरा अंदर उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भाई, तू बोलेगा भाई क्या पढ़ा, क्या समझ में आ गया भाई तुझे। ऐसा कोई कंफ्यूजन तेरे दिमाग में आ ही नहीं पाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने तेरे ही पर्सपेक्टिव से सोचा है कि जब तू इस टॉपिक को पढ़ेगा तेरे दिमाग के अंदर कौन कौन से डाउट आएंगे, वो सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूं भाई। मेरे भाई मैं मानता हूँ मेरे भाई, मेरे पास इक्विपमेंट्स कम है, ये बोर्ड है, फोन वीडियो की क्वालिटी बहुत कम है, मानता हूँ भाई, और एक कैमरा स्टैंड है और एक बस ये मार्कर है, पर मेरे अंदर जो जज्बा है ना करने का, तेरा सिलेक्शन करवाने का जो मेरे अंदर जज्बा है ना, वो बस हो जाता है। ठीक है दोस्त, बस आजा इस वीडियो को एक पूरा देख। मैं जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल भी स्किप मत करना। शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखना भाई, क्योंकि मैं हर लाइन इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की। हर भाई क्या पता क्वेश्चन कहां से उठ के आ जाए। क्लास 11th वालों, अगर क्लास 11th वाला देख रहा है उसके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि अगर वो भी जेई में जाएगा तो उसके लिए भी ये वीडियो है, और नीट वालों के लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, मिशन जेई पर जीत नाम है इसका मिशन, पर ये जो आज की वीडियो है वो नीट वालों के लिए भी है और क्लास 11th वालों के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, जेई वाले को तो है ही अपनी वीडियोस। ठीक है, अच्छा पहले मैं ये बता देता हूँ, फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन रह जाए तो मुझे कमेंट में बता दिया करो मेरे भाई। मैं आपके लिए ऑल टाइम फ्री बैठा हूँ। मैं आपके लिए आपका जो भी डाउट है मुझे लिख दो, मैं उसका आंसर पर्सनली कमेंट में दे भी दूंगा, और अगले लेक्चर में उसका आंसर अच्छे से बता भी दूंगा बोर्ड पे। ठीक है, आ जाओ। कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा कब काम में लेते हैं अपन। कब कॉस काम में लेना है, कब साइन काम में लेना है। भाई बच्चे पूरा वर्क एनर्जी पावर पूरा वेक्टर चैप्टर पढ़ लेते हैं, पर उन्हें यही पता नहीं होता कि भाई कब कॉस काम में लेना है, कब साइन काम में लेना है। तो आजा वर्क एनर्जी पावर के अंदर कब कॉस काम में लेना है और कब साइन काम में लेना है, ये कंफ्यूजन तेरा जिंदगी भर के लिए खत्म कर देता हूं। आजा समझिए, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लग रही है। ठीक है, अब मेरे प्यारे चेक कर, ये फोर्स एक पर्टिकुलर एंगल पे लग रही है ना, बिल्कुल लग रही है। पर मेरे प्यारे ये जो फोर्स है ना, ये सिंगल लाइन है। ये सिंगल लाइन चाहे से पर्टिकुलर एंगल पे लग तो रही है, पर ये एक सिंगल लाइन है, और सिंगल लाइन कभी भी एक एंगल नहीं बना सकती है। तो इस लाइन को एक दूसरी लाइन चाहिए एंगल बनाने के लिए। जैसे एक बंदे को चाहिए दूसरी बंदी, तो वैसे इस लाइन को चाहिए दूसरी लाइन एंगल बनाने के लिए। तो ये इसके साथ एक जो भी लाइन एंगल बनाती है वो लाइन, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, जो भी लाइन इसके साथ एंगल बनाएगी वो होती है कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? फोर्स वाली लाइन के साथ जो एंगल बनाता है, जो भी लाइन एंगल बनाती है वो लाइन होती है कॉस थीटा की लाइन। और जो एंगल बनता है उसके अपोजिट जो होती है वो होती है साइन थीटा की लाइन। समझ में आया है? तो कंफ्यूज मत होना, कॉस थीटा वो लाइन है जो एक्चुअल फोर्स वाली लाइन के साथ एंगल बनाए, और साइन थीटा वो लाइन है जो एंगल के अपोजिट लाई करे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ जा मेरे प्यारे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मेरे प्यारे सुनो, मेरे भाईजान, मेरे छोटे भाई, अब कुछ बोलेंगे मुझे कि साइन थीटा भी तो फोर्स के साथ एंगल बना रहा है, कि साइन थीटा भी तो फोर्स के साथ एंगल बना रहा है, तो फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर मैंने कहा बड़ी अच्छी बात की आपने। तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे, जो कॉस थीटा की जो लाइनें होती ना, वो ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से होती हैं। मैंने कॉस थीटा की लाइन इधर इसलिए बनाई क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां था मेरे प्यारे। अगर मैं इस लाइन को कॉस थीटा मानूंगा तो इसके पर्सपेक्टिव से तो ऑब्जेक्ट यहां होना चाहिए मेरे प्यारे। जो मैं लाइन बनाऊंगा ना कॉस थीटा की,
वो ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो तब ये वाली लाइन होती cos थीटा और फिर ये वाली लाइन होती sin थीटा की लाइन, अगर ऑब्जेक्ट यहां होता तो। पर मेरे प्यारे ऑब्जेक्ट यहां था तो cos थीटा की लाइन इसके पर्सपेक्टिव से बनेगी, ठीक है इसलिए अब cos थीटा की लाइन यहां बनेगी तो एंगल यहां बनेगा, एंगल अगर यहां बनेगा तो फिर sin थीटा यहां लाई करेगा, ठीक है मेरे प्यारे। अब मेरे प्यारे एक दूसरा कंफ्यूजन ये आता है तेरे दिमाग में, कहां गया मैं हो रहा है। अब दूसरा कंफ्यूजन तेरे दिमाग में ये आएगा, मैं जानता हूं बिल्कुल आएगा और आगे रहेगा, कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रही है। अब इस ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी लाइनें हैं जो इस फोर्स के साथ एंगल बनाएंगी। वो कौन कौन सी लाइन है? एक लाइन न्यू हो सकती है, 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 एक लाइन न्यू हो सकती है। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली लाइंस बनेगी, है ना। और मेरे प्यारे ये सारी लाइनें कॉस थीटा की लाइनें होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये सारी लाइनें एक्चुअल फोर्स वाली लाइन के साथ एंगल बना रही है ना, चेक कर ले, सारी लाइनें फोर्स वाली लाइन के साथ एंगल बना रही है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी लाइनें कॉस थीटा की लाइनें होंगी और इन सभी कॉस थीटा के लिए एक साइन थीटा भी होगा, इन सभी कॉस थीटा के लिए एक साइन थीटा भी होगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे चेक कर, यहां तो इतने सारे कॉस थीटा और इतने सारे साइन थीटा हो गए, तो मेरे प्यारे अब मैं कब कौन सा कॉस थीटा लूंगा और कब कौन सा साइन थीटा लूंगा मेरे प्यारे सुन मेरे प्यारे, देख मेरे प्राण मेरे भाईजान, पहले देख चेक कर, यहां ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब मेरे प्यारे ये देख, जो तेरी घटना है, जो तेरा इंसिडेंट है, वो किस ट्रायंगल में है, जिस भी ट्रायंगल में है उस ट्रायंगल के कॉस थीटा और साइन थीटा लेना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे अब चेक कर, तूने ये चूज कर लिया कौन सा ट्रायंगल लेना है। अब चेक कर उस ट्रायंगल में जहां पर इंसिडेंट हो रहा है, चेक कर वहां पर कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है या साइन थीटा, ठीक है। अब जो भी होगा वो फॉर्मूले में आ जाएगा वर्कडन के, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने पढ़ाना था आपको, कंफ्यूजन होती है बच्चों के बीच में, इसलिए मैंने क्लियर करवा दिया इस टॉपिक को। और दोस्तों मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, मुझे कुछ नहीं चाहिए सीरियसली, तो बस मुझे आपका एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप भी कोशिश करिए, जितने लोगों को जोड़ सकते हैं ना, प्लीज भाई मेरे साथ जोड़िए। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। जो आप पेड कोर्सेज खरीद के आते हो ना, उससे ज्यादा मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, मैं समझ में आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वो चीजें यहाँ पर पढ़ाऊं जो आपकी नॉलेज भी इंप्रूव करे, ठीक है दोस्तों। आ जाओ अब मेरे प्यारे, अब कंजर्वेटिव फोर्स, वाह ताली बजाओ, इसके लिए ताली बजा दो। अब तो अपना टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ताली बजाओ यार, ताली नहीं बजा रहा, देख तू ताली नहीं बजा रहा। आजा कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब मेरे प्यारे कंजर्वेटिव फोर्स, हर बुक में तू जितनी बुकें खोलेगा ना, जितनी बुकें खोलेगा उन सभी बुकों के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है। हाँ मेरे प्यारे बिल्कुल सही बात है। इनको लेता हूँ आपको हो गया भाई ये, हाँ ठीक है मेरे प्यारे, हर बुक के अंदर कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन क्लोज लूप में 0 हो, क्लोज लूप में 0 जूल हो, वैसी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब दूसरी डेफिनेशन ये मिलेगी, ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड रहता हो। अब तीसरी डेफिनेशन ये मिलेगी तुझे कई जगह कि ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन
पाथ पर डिपेंड, पाथ पर डिपेंड, हिंदी में लिख रहा हूं, पाथ पर डिपेंड ना करे। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन मिलेंगी तुझे, इन 3 के अलावा कोई चौथी पांचवी नहीं मिलने वाली है। पहले ये नोट कर ले, मैंने पूरा माइंड में इधर से समझाया है, अच्छे से चेक कर ले। ठीक है, करा लिया। आई होप तू कॉपी पेन लेके बैठा होगा, और जो सज्जन अपने कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, मेरे प्यारे सज्जनों, मेरे प्यारे बड़े भाइयों, प्लीज लेके बैठ जाओ यार, बिना कॉपी पेन के। जो इम्पोर्टेंट, आप मानता हूँ कि आप बोलोगे भाई माइंड में मैंने सब कुछ है, और मेरे भाई माइंड में भूल भी जाएगा तू, इसलिए इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लिया करो यार। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों माइंड है के थ्रू। मैं वो लंबी लंबी डेफिनेशन नहीं दिखाऊंगा आपको, कोई लंबी लंबी डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बस छोटे छोटे माइंड में बनाता रहूंगा आपको, जिससे वो आपको सॉरी मतलब मेमोरेबल हो। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे प्यारे, ये तीनों डेफिनेशन, तो सोचता है ना कि तीनों डेफिनेशन अलग अलग हैं। मेरे प्यारे, ये तीनों डेफिनेशन अलग अलग नहीं है मेरे प्यारे, सुन ले कान खोल के, ये तीनों डेफिनेशन एक ही हैं। क्या? हाँ, ये तीनों एक ही हैं, बस इनको कहने का अंदाज बदल दिया गया है। जैसे आप एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ते हो, बात को कहने का अंदाज बदल दिया जाता है, वैसे ही बस डेफिनेशन के अंदर बस थोड़े कॉन्सेप्ट का नाम बदल दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अब इनके बीच में रिलेशन क्या है मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो। आप बस अभी ये समझ लो कि तीनों एक ही हैं, पर अब चलते जाओ, धीरे धीरे राज खोलूंगा, सबके राज खोलूंगा, पर धीरे धीरे खोलूंगा। तो बस ये समझ लो कि तीनों एक ही हैं। अब मेरे प्यारे सुन, देख, अगर ऐसी कोई फोर्स है, अगर ऐसी कोई फोर्स है जो इन तीनों डेफिनेशन में से किसी एक भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो कंजर्वेटिव कहलाएगी। सुन ले कान खोल के, ऐसी फोर्स जो इन तीनों में से किसी एक को भी सेटिस्फाई करेगी, तो वो कंजर्वेटिव होगी। और मेरे प्यारे, यहां मैं जो वर्क डन कह रहा हूं ना, वर्क डन वर्क डन वर्क डन, ये सारा नेट वर्क डन है। कैसा वर्क डन है? नेट वर्क डन। नोट कर ले, नोट कर ले, जो वर्क डन मैं कह रहा हूं ना, ये कैसा वर्क डन है? ये नेट वर्क डन है। हर केस में मैं नेट वर्क डन की बात करूंगा। ऐसी फोर्स जिसका नेट वर्क डन क्लोज लूप में 0 जूल हो, ऐसी फोर्स जिसका नेट वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता हो, ऐसी फोर्स जिसका नेट वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे। तो मैं नेट वर्क डन की बात कर रहा हूं, ये नोट कर लेना मेरे प्यारे। सुन लिया ना कान खोल के। दोस्तों, मेरी आदत है प्यारे बोलने की, आप अगर इसको बुरा लगता है तो सॉरी मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ, ये नोट कर लिया। अब मेरे प्यारे सुन, मैं आपको जो अगर आपको ये पहली वाली डेफिनेशन है ना, पहली वाली डेफिनेशन, अगर ये पहली वाली डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई ना, तो बाकी दो ना अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो मैं आपको पहली वाली फोर्स क्या, पहली वाली डेफिनेशन से आपको समझाने वाला हूं। आ जाओ। अगर पहली वाली से समझ में आ गया ना, तो दूसरी और तीसरी से तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझो मेरे पास एक फोर्स है, ग्रेविटी। क्या नाम है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की कंजर्वेटिव फोर्स है, मुझे पता है, पर मैं चेक करूंगा इसे कंजर्वेटिव क्यों है। ये रीजन तो होगा इसके कुछ। तो मेरे प्यारे, अगर ग्रेविटी, मैंने जो तुझे 3 डेफिनेशन लिखवाई है ना, उन तीनों में से अगर ग्रेविटी किसी एक को भी सेटिस्फाई करेगी तो वो कंजर्वेटिव कहलाएगी। और मैंने कहा था कि अगर कोई ऐसी फोर्स इसका वर्क डन क्लोज लूप में 0 हो, तो आप सीधे कह देना वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो मैं ना दूसरी डेफिनेशन पे जाऊंगा ना तीसरी डेफिनेशन पे जाऊंगा, मैं ओनली एंड ओनली फर्स्ट डेफिनेशन पे जाऊंगा। फर्स्ट डेफिनेशन बहुत इजी होती है, उसके अंदर ज्यादा कोई ना मतलब रोड़ा मतलब कोई मामला नहीं होता उसके अंदर। बस क्लोज लूप में 0 प्रूफ कर दो, अपने आप कंजर्वेटिव प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ।
क्लोज लूप, क्लोज लूप का मतलब क्या होता है? चक्रव्यूह, किसी एक लूप में फंस जाना, किसी के कैच, देखा ना आपने अभिमन्यु फंस गया था चक्रव्यूह के अंदर, तो वो पूरा क्लोज लूप था, क्लोज लूप था, समझ में आ रहा है? तो क्लोज लूप कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। क्या तो सर्कुलर होगा, क्या तो सर्कुलर होगा, क्या तो वर्टिकल होगा, ऊपर जाओ फिर नीचे आ जाओ, ऊपर जाओ फिर नीचे आ जाओ, क्या तो हॉरिजॉन्टल होगा, आगे पीछे आगे पीछे। अगर समझना, हर फोर्स, जो फोर्स कंजर्वेटिव तभी कहलाएगी जो हर तरह के क्लोज लूप में अगर नेट वर्क डन 0 होगा तभी वो फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएगी मेरे प्यारे। समझना, हर क्लोज लूप में अगर वर्क डन 0 होगा, नेट वर्क डन, तभी मैं कहूंगा फोर्स कंजर्वेटिव है। अगर किसी एक क्लोज लूप में भी वर्क डन, नेट वर्क डन 0 नहीं आया तो मैं कह दूंगा कि वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। हर तरह के क्लोज लूप में अगर वर्क डन 0 आएगा तभी कंजर्वेटिव कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे, आ जाओ। सबसे बड़ा सर्कल इमेजिन करो, अब ये समझो ऑब्जेक्ट है जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। चेक करो, सर्कुलर पाथ में आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। और मेरे प्यारे ग्रेविटी तो बोलती है मैं तो नीचे लगूंगी, मैं तो नीचे लगूंगी, तो ये आगे चल रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, आगे नीचे आगे नीचे, थीटा 90 बन जाएगा। समझ गया आगे आपको? ऑब्जेक्ट मूव करता है आगे, ग्रेविटी नीचे, एंगल थीटा 90, और थीटा 90 होते ही अपन सीधे कह देते हैं कि वर्क डन 0 होगा। अगर थीटा 90 आ जाए, थीटा 90 आ जाए तो वर्क डन कैसा होता है? 0 होता है मेरे प्यारे। ठीक है मेरे प्यारे, आ जा, वर्क डन 0 होगा। और देखो दोस्तों, मैंने इससे पहले वर्क डन का एक बेसिक लेक्चर करा रखा है, इसके अंदर सारे बेसिक्स करवा रखे हैं वर्क डन के, भाई प्लीज जाके चेकआउट कराना। अगर आपको लगता है कि आपके बेसिक क्लियर है तो उस लेक्चर को आप स्किप भी कर सकते हो, पर अगर आपको नहीं लगता है कि आपके जो बेसिक क्लियर नहीं है तो भाई प्लीज उस लेक्चर को जाके देखा ना। ऐसे भाई बहुत अच्छे मैंने जो इसके अंदर अच्छा आपको कॉन्सेप्चुअल बेस वो भी करवाया है। आपको कॉन्सेप्चुअल बेस जो होता है, कॉन्सेप्ट तगड़े कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो चेकआउट कर लेना आप। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे, समझ में आ गया? अब देखो हर पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट आगे चलेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगी, आगे नीचे थीटा 90, हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट आगे चलेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगी, हर पॉइंट पर थीटा 90 होगा और हर पॉइंट पर वर्क डन 0 आएगा। अगर हर पॉइंट पर वर्क डन 0 आएगा तो जब मैं सारे 0 वर्क डन का सम अप करूंगा तो नेट वर्क डन जो आएगा वो भी 0 ही आएगा मेरे प्यारे। अगर हर पॉइंट पर वर्क डन 0 निकलेगा, हर पॉइंट पर अगर वर्क डन 0 निकलेगा तो सबका सम अप करने पर भी तो वैल्यू 0 ही आएगी। अगर हर वैल्यू 0 है तो सबका सम अप करने पर भी वैल्यू, नेट जो वैल्यू आएगी वो भी 0 होगी ना। तो नेट वर्क डन कितना आ गया? 0 आ गया। अभी कुछ मत हो कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, केवल एक ही क्लोज लूप में वर्क डन 0 आया है, बाकी के 2 बचे हैं वो नाराज हो जाएंगे, हमें नहीं बुलाया, स्वागत नहीं करोगे हमारा। ठीक है दोस्तों, अब ऑब्जेक्ट आगे समझो, ऑब्जेक्ट अब हॉरिजॉन्टली क्लोज लूप में है, आगे फिर पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, जैसे तू उसके पीछे भागता रहता है, समझ में आ रहा है तुझे? आगे पीछे दुलवाटी रहती है, तो वैसे ही है आगे पीछे। अब मैं नेट वर्क डन निकालूंगा, नेट वर्क डन इक्वल होगा जब ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था ग्रेविटी ने तब कितना वर्क डन करा, प्लस जब ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा था तब ग्रेविटी ने कितना वर्क डन करा। इन दोनों वर्क डन को सम अप करने में मेरे पास नेट वर्क डन आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट आगे चल रहा था, ग्रेविटी बोल रही थी, क्या बोल रही थी ग्रेविटी?
ओ बता दे कितने तेरे दोस्त तेरे मित्र है, 4 गाड़ी मतलब यानी हरियाणा का क्षेत्र है, बच के निकल सके बच के निकल, अपनी आकड़ को कृपया अपनी जेब में रखे। मतलब ये ग्रेविटी का क्षेत्र है, अब ग्रेविटी तो नीचे लगेगी अपने क्षेत्र में, उसकी तो आकड़ है भाई, तो ग्रेविटी नीचे लगेगी। ओ मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स नीचे, थीटा 90, और थीटा 90 होते ही वक्तन 0 आ जाएगा। तो पहला वक्तन कैसा आ गया मेरे पास, 0 आ चुका है। अब दूसरा वक्तन, जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, जब ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तब ग्रेविटी बोलेगी तू मेरे क्षेत्र में आ चुका है, अब तू बच के नहीं निकल सकता, तो ये नीचे लगेगी ग्रेविटी। और चेक करो डिस्प्लेसमेंट आगे, सारी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली, फोर्स वर्टिकली, फिर से थीटा 90 बन जाएगा, फिर से थीटा 90 बन जाएगा। अब मेरे प्यारे थीटा 90 बन चुका है, तो वापस से थीटा 90 बनेगा, तो मैं सीधे कह सकता हूं कि वक्तन दूसरे केस में भी 0 आएगा। अब दोनों वक्तन 0 आए हैं, तो मैं नेट वक्तन निकालने के लिए दोनों वक्तन का सम कर दूंगा, दोनों ही 0 हैं, तो 0 + 0 नेट वक्तन भी 0 आएगा, नेट वक्तन भी 0 आएगा। अभी भी कुछ नहीं होना, अभी वर्टिकल वाला क्लोज लूप बोल रहा है मुझे भूलने का भाईजान, अभी हम तो बचे हैं। तो अब मैं चेक करूंगा वर्टिकल क्लोज लूप में भी ग्रेविटी 0 वक्तन करेगी या ना करेगी। आ जाओ, ठीक है मेरे बहन, आ जाओ मेरे बहन। अब ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यानी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे। अब आओ, अब मैं चेक करूंगा नेट वक्तन कितना आएगा। अगर 0 आएगा तो फिर कह सकते हैं कि तीनों क्लोज लूप में वक्तन 0 आ चुका है, तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर आप समझना, सारा खेल यहां पर डिपेंड करेगा, पूरा खेल, दोनों क्लोज लूप में वक्तन 0 आ चुका है, अब आखिरी वाला क्लोज लूप बचा है, अगर इसमें भी 0 आ जाएगा तो मैं कह दूंगा ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर इसमें नहीं आएगा तो मैं कह दूंगा ग्रेविटी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, यानी कंजर्वेटिव नहीं है। अब मेरी प्यारी चेक कर, सुन चेक कर, जब पहले जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, फोर्स नीचे लग रही थी, फोर्स नीचे लग रही थी, फोर्स नीचे लग रही थी, तो एंगल 180 डिग्री बन जाएगा, एंगल 180 डिग्री बन जाएगा, थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। अब ग्रेविटी कितना वक्तन करती है, ग्रेविटी वक्तन करती है mgh का। समझाऊंगा ये mgh क्यों आया, कैसे आया, लेक्चर के चलते जा राज खोलेंगे, सबके राज खोलेंगे यार, तू टेंशन क्यों लेता है, तू एचपी भाई के साथ है, सबके राज खोलेंगे यार, वक्त आने दे बस, ठीक है। ग्रेविटी कितना वक्तन करती है, ग्रेविटी वक्तन करती है mgh का। अब मैंने कहा था, जब मैंने बेसिक करवाए थे वक्तन के, तो मैंने कहा था थीटा 180 है तो वक्तन नेगेटिव आएगा, तो यानी इस वक्तन के अंदर नेगेटिव साइन जोड़ दो। तो यानी जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, यानी पहला वक्तन जब जो ऊपर होगा वो होगा मेरे पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव mgh। अब मेरे प्यारे, जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, तो ग्रेविटी बोलेगी नीचे आए, ग्रेविटी भी नीचे लगेगी, ये ग्रेविटी बोलेगी से तू अच्छा बच्चा यार, तू मेरे पास ही आ रहा है, तो ग्रेविटी आप चेक कर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बनेगा, थीटा 0 डिग्री बनेगा। ग्रेविटी कितना वक्तन करती है, ग्रेविटी वक्तन करती है mgh का, थीटा 0 है तो वक्तन के अंदर थीटा 0 होता है, तो वक्तन पॉजिटिव होता है, तो यानी वक्तन के फॉर्मूले में पॉजिटिव साइन जोड़ दो। तो वक्तन सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है वो आएगा प्लस mgh। नेट वक्तन निकालने के लिए मैं W1 + W2 कर दूंगा, W1 पहला वक्तन प्लस
दूसरा वर्क डन इक्वल टू नेट वर्क डन। अब ये मार्कर क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों चुप कराओ मार्कर को, भाई मार्कर बहन जी चुप हो जाए जी, ठीक है। पहला वर्क डन कितना है मेरे पास, पहला वर्क डन है मेरे पास नेगेटिव एमजीएच। दूसरा वर्क डन कितना है मेरे पास, दूसरा वर्क डन है मेरे पास पॉजिटिव एमजीएच, यानी नेगेटिव एमजीएच के अंदर मैं पॉजिटिव एमजीएच प्लस कर रहा हूं, तो आंसर आएगा 0। यानी ऐसे इस केस में भी नेट वर्क डन 0 आएगा। क्यों आएगा मेरे प्यारे 0 इसलिए आएगा, नेगेटिव एमजीएच के अंदर तुम पॉजिटिव एमजीएच प्लस कर रहे हो मेरे प्यारे, तो नेट वर्क डन 0 आ जाएगा। दोनों कट जाएंगे ना मेरे प्यारे, कट जाएंगे ना दोनों, क्योंकि एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन अपोजिट है, तो कट जाएंगे ना मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है। और अब चेक करो, ग्रेविटी ने हर टाइप के हर तरह के क्लोज ग्रुप के अंदर अगर वर्क डन 0 करा है तो ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। मुबारक हो मेरे भाईजान, आपको क्या आपको क्या कहते हैं, आपको मिल चुका है, आपने खोज कर दी है कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है मेरे भाईजान। मकसद याद है ना, मकसद क्या है अपना, मकसद जी क्रैक करना है दोस्तों, ठीक है। अब एक बार बस मैं 1 मिनट को पॉज करता हूं, मुझे पानी पीना है, और ठीक है मेरे प्यारे। अब आप अपन पता लगाएंगे कि इन तीनों डेफिनेशन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या मतलब क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। और ये जो वर्ड ना रिलेशन, इसका नाम सुनते तेरे चेहरे पे खुशी आ जाती है, खुशी। और मेरे प्यारे मैं चाहता हूं कि तेरे चेहरे पे खुशी रहे हमेशा, और क्लास के टाइम में मौज मस्ती नहीं मेरे प्यारे। देख क्लास देखो पहली मानते यार, मौज मस्ती ऑन टॉप रहनी चाहिए, और तेरा एफजी भाई भी है ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि क्लास के वक्त तेरी मौज मस्ती का भी ध्यान रखेंगे। पर अभी टॉपिक चला, टॉपिक पे ध्यान दे, इन वर्ड से ध्यान मत दे यार तू, यार क्लास के अंदर भी यार आजा। कंजर्वेटिव फोर्स मेरे प्यारे, मेरे पास पहली डेफिनेशन क्या थी, मेरी पहली डेफिनेशन क्या थी मेरे प्यारे, मेरी पहली डेफिनेशन थी कि ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन क्लोज लूप में 0 होता है। और इसी डेफिनेशन की मदद से मैंने ग्रेविटी को जस्ट अभी क्या करा था, कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव करा था। तो ऐसी फोर्स जिसका नेट वर्क डन, ऐसी फोर्स जिसका नेट वर्क डन क्लोज लूप में 0 जूल होता है। मैं फिर से लिखा रहा हूं आपको डेफिनेशन, चिंता मत करो भैया, जिसने पहले नोट नहीं करा था आप नोट कर लेना मेरे प्यारे, ठीक है। ऐसी फोर्स इसका नेट वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता हूं। ऐसी फोर्स इसका वर्क डन, जिसका नेट वर्क डन did not depend on path। अभी तीनों डेफिनेशन एक कैसी है मुझे ये बता यार, इनके बीच में रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या कहलाता है। देख फोर्स, ऐसी फोर्स जिसका नेट वर्क डन क्लोज लूप में 0 हो, यानी 0 जूल हो। मेरे प्यारे सुनना भाई, क्लोज लूप एक ऐसा लूप, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती हो। ऐसा लूप जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती हो। यानी मैं इनडायरेक्टली ये कह सकता हूं कि ऐसी फोर्स जिसका नेट वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के सेम होने पर 0 जूल हो जाए। मेरे प्यारे चेक कर, इनिशियल एंड फाइनल के सेम होने पर वर्क डन 0 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि वर्क डन
क्या वर्क डन इनडायरेक्टली इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। और मैंने इनडायरेक्टली कहा है, वर्क डन डायरेक्टली भी डिपेंड करेगा किस पर? इनिशियल एंड फाइनल पर। वो कैसे? चेक कर मेरे प्यारे, जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स, ये सारी फोर्सेस, इन सभी फोर्सेस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वही फोर्सेस के डिफरेंसेस होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन की वजह से ही तो फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। और कौन सी फोर्स की वैल्यू चेंज होती है? कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू चेंज होती है। कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल के चेंज होने पर बदल जाती है। ठीक है मेरे प्यारे, वर्क डन का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियल एंड फाइनल अलग अलग होंगे, अगर इनिशियल एंड फाइनल, डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो डिस्प्लेसमेंट अगर ये दोनों, अगर इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही वर्क डन उतना बढ़ेगा। अगर इनके बीच में ज्यादा डिफरेंस है तो यानी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा आएगा पहले से। अब देख, ये तो मैंने जनरली बात करी है, जनरली, है ना। अब मेरे पहले चेक कर, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसकी जो फोर्स की वैल्यू है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के चेंज होने पर फोर्स की वैल्यू बदलेगी। अगर ये दोनों चेंज होंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो बदलेगा ही बदलेगा, प्लस फोर्स की वैल्यू बदलेगी। दोनों बदलेंगे तो ओवरऑल वर्क डन भी इफेक्ट होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि वर्क डन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे। ये दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा पाऊं उतना डिटेल में। अगर फिर भी नहीं हो पाया फिर से समझाता हूं मेरे प्यारे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इनिशियल एंड फाइनल इफेक्ट होंगे, यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चेंज हो जाएंगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होगा ही, प्लस अगर फोर्स कंजर्वेटिव है ना, फोर्स कंजर्वेटिव है तो फोर्स की वैल्यू, कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इफेक्ट होंगे तो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू भी इफेक्ट होगी। यानी अगर ये इफेक्ट होंगे तो ये दोनों इफेक्ट होंगे, अगर ये दोनों इफेक्ट होंगे तो ओवरऑल फोर्स, ओवरऑल वर्क डन की वैल्यू भी इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी डेफिनेशन ये कहती है कि जो नेट वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा मेरे प्यारे। और ये सही बात है। देख मेरे प्यारे, जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना, पहली बात, पाथ चाहे कैसा भी हो, पाथ के चेक कर, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में डिपेंड करेगा ही करेगा। अब जितनी भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना, उनकी वैल्यू केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। चाहे से पाथ कैसा ही हो, पाथ चाहे जिगजैग हो, कैसा ही हो, बस इनिशियल एंड फाइनल इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर वो इफेक्ट नहीं होंगे, पाथ चाहे इफेक्ट हो जाए, पाथ चाहे पहले टेढ़ा था आप सीधा हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर इनिशियल एंड फाइनल इफेक्ट नहीं होंगे, जैसे पाथ इफेक्ट हो जाए, पाथ के इफेक्ट होने पर अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इफेक्ट नहीं होंगी तो ये दोनों भी इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों तभी इफेक्ट होंगे जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इफेक्ट होगी। तो पाथ अगर चेंज होगा, अगर पाथ के अंदर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी बदल जाएगी तब वर्क डन बदल जाएगा। पर अगर पाथ बदले, पाथ चाहे कैसा भी हो, बस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये तीनों के बीच में रिलेशन था मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है। बस ये बड़ा की कॉन्सेप्ट था, बस ये याद रख लेना, जो तभी कंजर्वेटिव फोर्स होती हैं उनकी वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। अगर ये दोनों पोजीशन इफेक्ट हुई तो ओवरऑल फोर्स की वैल्यू इफेक्ट होगी, और अगर फोर्स की वैल्यू इफेक्ट होगी तो ओवरऑल वर्क डन की वैल्यू भी इफेक्ट होती है।
डिस्प्लेसमेंट तो इफेक्ट होगा ही अगर दोनों इफेक्ट हो जाएंगे तो, नॉर्मल सी बात है मेरे प्यारे। अगर इनिशियल और फाइनल दोनों इफेक्ट होंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इफेक्ट हो ही जाएगा ना मेरे प्यारे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। अगर ये दोनों इफेक्ट होंगे तो इनके बीच का डिफरेंस भी इफेक्ट होगा और डिफरेंस इफेक्ट होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होगा मेरे प्यारे। आ जा, आई होप तुझे ये पूरा समझ में आ चुका होगा। अब एक बहुत कॉमन डाउट जो तेरे दिमाग में अभी तो नहीं आ रहा है, पर मैं चाहता हूं कि तेरे दिमाग में आए, समझ में आ रहा है? वो डाउट ये है मेरे प्यारे कि क्लोज लूप भी तो एक तरह का पाथ ही है। क्लोज लूप भी तो एक तरह का पाथ ही है। यानी क्लोज लूप क्या होता है? क्लोज लूप एक ऐसा पाथ होता है जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम होते हैं। यानी एक ऐसा पाथ जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो, वहां पर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन 0 आएगा। चेक कर, यहाँ पाथ वर्ड आ गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार क्लोज लूप भी तो एक तरह का पाथ होता है, यानी अगर पाथ क्लोज होगा तो वर्क डन 0 आ जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स का, यानी वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मेरे प्यारे। आप फंस गया ना मेरे प्यारे। देख मेरे प्यारे, यहां क्लोज लूप कह लो या क्लोज पाथ कह लो मेरे प्यारे, बहुत 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 ज्यादा गहरी बात है, समझना। यहां वर्क डन, यहां जो वर्क डन है ना वो क्लोज्ड पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मैंने कहा था क्लोज्ड पाथ होने के लिए भी इनिशियल एंड फाइनल की जरूरत होती है, तो यानी क्लोज्ड पाथ के इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंडेंसी होगी। और चेक कर, क्लोज पाथ के अंदर इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंडेंसी होती है, क्लोज लूप पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। क्लोज लूप में इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम होते हैं, इसलिए उस पर डिपेंडेंसी होती है। मैंने कहा था कि ये डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन से मैंने ये वाली डेफिनेशन बनाई थी मेरे प्यारे। मैंने कहा था कि वर्क डन इनडायरेक्टली डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पर। वर्क डन क्लोज लूप में 0 इसलिए है क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम थे और थीटा 90 था। देखो मेरे प्यारे, क्लोज लूप बना कैसे मेरे प्यारे? तो ये सारी दुनियादारी की बातें भूल जा, बस तू ये सोच क्लोज लूप बनेगा कैसे? क्लोज लूप बनेगा तब, क्लोज पाथ बनेगा कब? जब इनिशियल एंड फाइनल दोनों सेम होंगे। तो इनडायरेक्टली इनिशियल एंड फाइनल के सेम होने पड़ी तो क्लोज लूप बनेगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्लोज लूप हो या क्लोज पाथ हो, उस पे डिपेंडेंसी थोड़ी होगी, वो तो इसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंडेंसी होगी मेरे प्यारे। क्लोज लूप बनेगा कब? क्लोज लूप बनेगा तभी तो बनेगा जब मेरे प्यारे, जब इनिशियल एंड फाइनल सेम हो। तो क्लोज पाथ भी तो तभी बनेगा जब इनिशियल एंड फाइनल सेम होंगे। तो पाथ पे डिपेंडेंसी नहीं है, पाथ के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंसी है। ठीक है, आ जाओ। अब बस पूरा कंजर्वेटिव फोर्स खत्म, अब चलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ। मेरे प्यारे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की तरफ चलने से पहले मैं तुझे एक फॉर्मूला देना चाहता हूं। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है मेरे प्यारे, देख जब भी तुझे कहे कि जो है तू कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन करा, ये पता लगा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, तो एक तो अपने पास नॉर्मल फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और फिर cos थीटा या sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे इतनी माल मजदूरी क्यों करनी यार? इससे बढ़िया एक नया फॉर्मूला होता है, वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इक्वल होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये कौन से नए नए बढ़ा रहे हैं? वो क्या रहा है? तुमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई भी नहीं है मेरे प्यारे। मैं मानता हूं पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाई है, पर फिर भी ये फॉर्मूला बताना जरूरी था, इसलिए मैंने बताया। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का मतलब होता है काम करने की क्षमता, ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोजीशन की वजह से आती है, पोजीशन की वजह से आती है। अगर मैं सीधे सीधे कहूं
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी काम करने की क्षमता जो ऑब्जेक्ट के पास उसकी पोजीशन की वजह से आई हो। और चेक कर क्या यही एक्यूरेट डेफिनेशन मेरे पास कंजर्वेटिव फोर्स की होती है। बस हल्का फुल्का चेंज हुआ है पर 99% डेफिनेशन सेम ही तो है। तो इसलिए वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स का किसके इक्वल होता है? नेगेटिव चेंज इन यू के इक्वल होता है। मेरे प्यारे समझ में आया? आ जाओ चलो साहब, अब पढ़ेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आ जाओ अब करते हैं चैप्टर के दूसरे पार्ट पर, टॉपिक के दूसरे पार्ट पर। देखो मेरे प्यारे, मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में आया नहीं आया, पर मेरे दिमाग में तो आया अभी अभी जस्ट। क्या आया कि क्लास 9th में एक चैप्टर था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अब तो क्लास 9th की बुकें चेंज हो गई है मानता हूं मैं, तो पर जब वो हमारे टाइम में जो चैप्टर था ना वो, तो तब उसमें एक वर्ड एक कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव। ये तो कंजर्वेटिव लोग थे, नॉन कंजर्वेटिव लोग हैं, लिबरल्स आर कंजर्वेटिव और रेडिकल्स आर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो ये सारे वर्ड आते थे हिस्ट्री के अंदर, आते थे याद कर। अब मुझे बता कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता था? कंजर्वेटिव का मतलब होता क्या था? हाँ मेरे प्यारे याद आ गया ना तुझे? नहीं आया कोई बात नहीं आया तो नहीं आया। कंजर्वेटिव वो लोग होते थे तो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, और नॉन कंजर्वेटिव वो लोग थे जो सोसाइटी में चेंज नहीं लाना चाहते थे। बस ये तो नॉर्मल नॉलेज के लिए था, इसको आप साइंस से डिपेंड मत कर लेना। कहीं आप इस चीज को इस साइंस से आप रिलेट करने लग जाओ मेरे प्यारे। अगर हिस्ट्री को साइंस से रिलेट करोगे ना तो शून्य आ जाएगा आपके पास, समझ में आ रहा है पेपर में? ठीक है आ जाओ। आप देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पूरा विपरीत कंजर्वेटिव फोर्स का विलोम शब्द क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। विलोम शब्द हिंदी में आ गया तो दोस्तों कांग्रेचुलेशन दोस्तों, अपन हिंदी पढ़ाते हैं है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो अभी तक अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स से पढ़ा था ना, जस्ट उसका पूरा अपोजिट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है कैसे है बताता हूं। आज अपन ने कंजर्वेटिव फोर्स से पढ़ा था कि एक ऐसी फोर्स जिसके अंदर जब फोर्स का जो वर्क डन है वो क्लोज लूप में 0 हो। जस्ट इसका अपोजिट नॉन कंजर्वेटिव में आ जाएगा, यानी एक ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन क्लोज लूप में 0 ना हो 0। तो यानी एक ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन नेट वर्क डन, फिर से कह रहा हूं नेट वर्क डन है यहां पर, नेट वर्क डन क्लोज लूप में 0 ना हो, 0 जूल ना हो। ठीक है दूसरी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि एक ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता हो, ये अपन ने पढ़ा था कंजर्वेटिव में। तो जस्ट इसका अपोजिट नॉन कंजर्वेटिव में आ जाएगा, यानी एक ऐसी फोर्स इसका वर्क डन इसका नेट वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड ना करे जनाब, ना करे। ठीक है डिपेंड ना करे। अब तीसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसका वर्क डन पाथ के चेंज होने पर चेंज नहीं होता है, यानी ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे, वैसी फोर्स होती है कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा मेरे प्यारे, यानी एक ऐसी फोर्स इसका वर्क डन नेट वर्क डन पाथ पर डिपेंड करे।
ये नोट कर लो, पूरा माइंड मैप है, आ जाओ। ये अलग डेफिनेशन है मेरे प्यारे, ये अलग डेफिनेशन है, ये अलग डेफिनेशन है, और ये अलग डेफिनेशन है। ठीक है, नोट कर लो, तीनों डेफिनेशन कर लो। दोस्तों मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा बीच में लिख दिया, सॉरी, मुझे माफ करना। अब फिर से इन तीनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा यार। फिर से यार ये बढ़ाते रास्ते लग गया मेरे प्यारे, हफ्ते मत ना ना मुन्ना ना। देख इन तीनों के बीच में रिलेशन है तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, सारे राज खोलूंगा, चलते जा आगे। बस फिर से अपन वही तरीका अपनाएंगे, फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कब कहलाएगी, जब वो इन तीनों में से किसी एक डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई कर देगी। ठीक है, और अपन हमेशा से अपना पहले वाली डेफिनेशन इस मानने करेंगे, क्लोज लूप में अगर वंकन जीरो नहीं आएगा तो नॉन कंजर्वेटिव कहला लेगी वो फोर्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हो सकता है कि ये लेक्चर 1 घंटे से ऊपर चल जाए। ठीक है, तो आप प्लीज देख लेना दोस्तों, क्या बताते हो, मानता हूँ 1 घंटे से अगर ये लेक्चर ऊपर चल जाएगा तो मानता हूँ चल जाएगा, हो सकता है जा भी सकता है लेक्चर 1 घंटे से ऊपर का, पर मेरा वादा है कि इसके अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये नोट कर लिया, आ जाओ। मेरे पास एक बहुत फेमस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, वो है फ्रिक्शन। मेरी जहां फ्रिक्शन आ गया ना, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन का वर्णन हर तरीके के क्लोज लूप में अगर उसका नेट वर्णन नॉन जीरो आएगा तब वो नॉन कंजर्वेटिव कहलाएगी। तो कितने तरीके के क्लोज लूप होते हैं मेरे जनाब, बता मेरे भाई। 3 तरह के क्लोज लूप होते हैं, सर्कुलर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। मेरे प्यारे चेक सुन, सर्कुलर पाथ, जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर पाथ के अंदर तो वो मूव कर रहा है आगे की तरफ, और फ्रिक्शन हमेशा लगती है जिस भी डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी। तो मोशन अगर इस डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगी मेरे प्यारे। एंगल थीटा 180 आ जाएगा, थीटा 180 तो वर्क नेगेटिव आएगा। हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट आगे चलेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगी। हर पॉइंट पर ऐसा होगा, हर पॉइंट पर डायरेक्शन और फ्रिक्शन दोनों अलग अलग होंगे और थीटा 180 बनेगा हर पॉइंट पर। और हर पॉइंट पर अगर थीटा 180 बनेगा तो हर पॉइंट पर वर्कडन नेगेटिव आएगा। चेक कर, हर पॉइंट पर अगर नेट वर्कडन नेगेटिव आ रहा है तो सबका सम अप करने पर भी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। चेक कर, हर पॉइंट पर जितने भी वर्कडन निकल रहे हैं मेरे पास सबकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी? हर पॉइंट पर थीटा कितना है, 180 है। तो सभी नेगेटिव वर्कडन का सम अप करने पर जो नेट वर्कडन निकलेगा वो भी नेगेटिव ही निकलेगा ना मेरे प्यारे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर चेक कर, क्या वर्कडन जीरो, नेट वर्कडन जीरो आया? नहीं आया। अभी कुछ मत हो, अभी बाकी दो चेक करने हैं। वो बोल रहे हैं हमें भूल गया बबुआ, तो बुला रहे हैं कि हमें भी चेक कर लो आके। तो पहला चेक हो गया, पहला प्रूफ हो गया कि सर्कल के अंदर, सर्कल एक क्लोज लूप है, इसके अंदर फ्रिक्शन नॉन जीरो वर्कडन कर रहा है। अब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जब ऑब्जेक्ट क्लोज लूप फॉलो कर रहा है, कौन सा वाला? वर्टिकल वाला। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। चेक कर, दो केसेस हैं, एक ऊपर जाने का और एक नीचे आने का। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, मोशन कैसा है? ऊपर, तो फ्रिक्शन नीचे, थीटा 180। अब तो याद हो गया होगा, रट गया होगा जुबान पे, थीटा 180 तो वर्कडन नेगेटिव आएगा, वर्कडन नेगेटिव आएगा। यानी पहले केस का वर्कडन कैसा आया है मेरे पास? नेगेटिव आया है।
अब दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तब मोशन नीचे है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर फ्रिक्शन लगेगी। फिर से थीटा 180 तो यानी फिर से वर्क डन नेगेटिव आएगा। फिर से यानी दूसरा वाला वर्क डन भी मेरे पास नेगेटिव आया है। मेरे प्यारे सुन, अब नेट वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों वर्क डन का सम अप कर दूंगा, है ना मेरे प्यारे। तो दोनों अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यूज का जब मैं सम अप करूंगा तो मेरे पास एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यानी इन दोनों का प्लस करने पर दोनों नेगेटिव है तो नेट वर्क भी मेरे पास नेगेटिव ही आएगा। आगे फिर से खुश मत हो, अभी एक और बचा है। वो बोलेगा हने भूल गए क्या जनाब, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। आ जाओ भाई। में ध्यान दिया भाई। अब जब ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा फिर पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जब ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। फिर से थीटा 180 तो इस केस में वर्कडन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी पहला वर्कडन भी नेगेटिव आया है। ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो फिर से थीटा 180 आ जाएगा। फिर से थीटा 180 तो वर्कडन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। अरे दूसरा वर्कडन भी मेरे पास नेगेटिव आया है। दोनों वर्कडन मेरे पास नेगेटिव इसलिए आए हैं तो दोनों केसेस में थीटा 180 था। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे। अब मैं नेट वर्कडन निकालने के दोनों का सम अप कर दूंगा, दोनों का सम अप करूंगा, दोनों नेगेटिव हैं तो मेरे पास सम अप करने में भी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। यानी इस वाले क्लोज लूप में भी नॉन जीरो वर्कडन आया है मेरे पास। समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ फ्रिक्शन ने हर तरीके के क्लोज लूप के अंदर वर्कडन कैसा करा है, नॉन जीरो नेट वर्कडन करा है। तो फ्रिक्शन कैसी फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये हर तरह के क्लोज लूप के अंदर कैसा वर्कडन कर रही है, कैसा वर्कडन कर रही है, नॉन जीरो नेट वर्कडन कर रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आ जाओ अब एक पॉज देता हूं मैं, पानी वानी फिर से पानी पी आता है, प्यास लगती है भाई। इतनी गर्मी हो रही थी ना, आग बरस रही है, आग। समझ में आ रहा है। यहाँ पर अगर तुम आ जाओगे ना तुम बोलोगे कैसे खड़ा है यहाँ पर भाई, इतनी गर्मी हो रही थी इस कमरे में। रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरा पसीना इतना आ चुका है, पसीना पोछ के भी आना पड़ता है बार बार भी इतना। ठीक है मेरे प्यारे, आ जा। देखो भाई अब मैं कुछ आपके दिमाग में कुछ डाउट्स नहीं आए होंगे, वो डाउट्स चाहता हूं मैं आपके दिमाग में आए। दोस्तों तो डाउट्स क्या है मेरे दोस्तों, आ जाओ। देख समझ, ये एक सर्कुलर पाथ है और आप सभी को सर्कल अच्छा नहीं बना दोस्तों। ये सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ के अंदर जो सेंटीपीटल फोर्स का काम कर रही है वो कौन है, वो फ्रिक्शन है। अब समझ तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है और आप सभी को पता है जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो जो भी सेंटीपीटल फोर्स होगी उसकी वजह से जो वर्कडन निकलेगा वो जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि थीटा 90 है। कंजर्वेटिव फोर्स लगेगी यूं लगेगी कंजर्वेटिव फोर्स अंदर की तरफ, है ना, तो खींचेगी यूं पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऊपर। फोर्स कैसी है, हॉरिजॉन्टली, पर मोशन कैसा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी वर्टिकली। हर पॉइंट पर थीटा कैसा बनेगा, 90 बनेगा। और थीटा 90 होते ही तो मैं कह सकता हूं कि वर्कडन जीरो होगा। हर पॉइंट पर सेंटीपीटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन के साथ थीटा 90 बनेगी और हर पॉइंट पर इसकी वजह से वर्कडन जीरो निकलेगा। वाह व्हाट अ थिंग।
अब हर पॉइंट पर अगर वर्क डन 0 निकलेगा तो सभी वर्क डन का सम अप करने पे जो नेट वर्क डन निकलेगा वो भी 0 निकलेगा। चेक कर, यहाँ फ्रिक्शन जो है वो सेंटीपीटल फोर्स की तरह काम कर रही है, तो फ्रिक्शन की वजह से भी जो थीटा बनेगा वो भी 90 बनेगा। और हर पॉइंट पर जो वर्क डन निकलेगा वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन सेंटीपीटल फोर्स की तरह काम कर रही है और हर पॉइंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और हर पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे सुन, अब मेरा कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो गया? जब सभी वर्क डन का मैं सम अप करूंगा तो नेट वर्क डन जो आएगा फ्रिक्शन की वजह से वो होगा 0। व्हाट ए थिंग, सर्कल क्या है? क्लोज लूप। फ्रिक्शन क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने यहां पर क्या कर दिया है? क्लोज लूप में नेट वर्क डन 0 कर दिया है। कॉन्ट्राडिक्शन, मैंने कहा था नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो क्लोज लूप में नेट वर्क डन 0 नहीं करेगी, पर यहां कर रही है, तो फ्रिक्शन का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। इसका आंसर बताऊंगा, पहले तो खुद सोच ऐसा हो क्यों रहा है। सोच। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दिया हुस्न के कॉल ते जोड़िया। आई होप तूने सोच लिया होगा पॉज करके। मेरे प्यारे, यहाँ पर दो कारण है इसके। पहला कारण ये है फ्रिक्शन मेरे प्यारे, फ्रिक्शन ने यहाँ नेट वर्क डन 0 इसलिए नहीं करा है कि यहाँ क्लोज लूप था। यहाँ नेट वर्क डन 0 इसलिए हुआ है मेरे प्यारे, इसलिए हुआ है क्योंकि थीटा 90 था मेरे प्यारे, थीटा 90 था। फ्रिक्शन 0 वर्क डन इसलिए नहीं कर रही है कि क्लोज लूप है, वो वर्क डन इसलिए 0 कर रही है क्योंकि थीटा 90 है हर पॉइंट पर, तो थीटा की वजह से आ रहा है नेट वर्क डन 0, क्लोज लूप की वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मेरे प्यारे, और अगर इसका दूसरा जो सबसे अच्छा कारण वो है मेरे प्यारे, अगर मैं मान भी लूं कि जो नेट वर्क डन जो 0 नहीं आ रहा है मेरे पास, सॉरी गलत बोल दिया, जो मेरे पास नेट वर्क डन 0 आ रहा है, अगर मैं मान भी लूं कि थीटा की वजह से नहीं आ रहा है, यानी यहां अगर मैं मान लूं कि थीटा मेरे पास 90 के अलावा कुछ भी दूसरी वैल्यू है, कोई भी दूसरी वैल्यू है, ठीक है, फिर भी मेरे पास अगर नेट वर्क डन 0 आएगा तब भी फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों है यार ये अन्याय? क्यों? अगर अब तो थीटा भी 90 नहीं है, अब तो थीटा भी 90 नहीं है, और अब फिर भी नेट वर्क डन 0 आ रहा है क्लोज लूप में। मेरे प्यारे, मैंने एक लाइन कही थी, चीख के कही थी, वो क्या कही थी मैंने, कि अगर हर तरीके के क्लोज लूप के अंदर वर्क डन नेट वर्क डन 0 निकलेगा तभी फोर्स कंजर्वेटिव कहलाएगी। फ्रिक्शन ने एक क्लोज लूप में वर्क डन 0 करा है, अगर बाकी क्लोज लूप में भी अगर वर्क डन 0 करेगी तब फ्रिक्शन कंजर्वेटिव कहलाएगी। मेरे प्यारे सुना, ठीक है, तब कंजर्वेटिव कहलाएगी। एक अकेले क्लोज लूप में नेट वर्क डन 0 करने से कुछ नहीं होगा, सभी में नेट वर्क डन अगर 0 करेगी तभी कंजर्वेटिव होगी। ठीक है मेरे प्यारे, ठीक है, आ जाओ। एक दूसरा डाउट जो मैं चाहता हूं कि आपके मन में आए वो क्या है मेरे प्यारे? रियलिटी बताओ ना, तो ये सारे डाउट्स मेरे मन में भी आए थे, मैं सोचा कि यार ये डाउट्स आपके मन में भी आएंगे, इसलिए मैंने ये डाउट्स को समझा, इनके बारे में स्टडी करी, फिर मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। समझ में आ रहा है? मैं नहीं चाहता कि जो डाउट्स मेरे अंदर आए थे जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई थी वो आपको ना हो। और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे प्यारे, मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े भरा, ठीक है। अब समझ, ये सर्कल है, मुझे पता है वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास, वर्क डन का मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सर्कल क्या है? क्लोज लूप, क्लोज लूप में इनिशियल और फाइनल सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा।
और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो मेरे प्यारे यहाँ पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सभी की वजह से वर्क डन जीरो निकलेगा, जीरो निकलेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे प्यारे? देख देख सुनना मेरे ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है सर्कल के अंदर, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो मेरे पास होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तो यहाँ फोर्स चाहे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो उसका वर्क डन तो जीरो आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो क्लोज लूप में अगर समझो यहाँ पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही होती तब भी उसका वर्क डन जीरो आता क्लोज लूप में। तो कॉन्ट्राडिक्शन फिर से हो गया कि एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अगर ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है तब भी ये नेट वर्क डन जीरो, तब इसका नेट वर्क डन जीरो क्यों, कैसे हो रहा है नेट वर्क डन जीरो इसका क्लोज लूप के अंदर? अब तो बोले तो आप खुद सोच और फिर मुझे इसका आंसर बता। आई होप तूने सोच लिया होगा इसका आंसर। मेरे प्यारे पहला आंसर तो बिल्कुल फिक्स है कि अगर यहां पर फोर्स जैसे नॉन कंजर्वेटिव हो, जैसे वो नेट वर्क डन जीरो क्यों ना कर रही हो, पर अगर वो सभी को क्लोज लूप के अंदर वर्क डन जीरो करेगी, सभी क्लोज लूप के अंदर अगर वर्क डन जीरो करेगी तभी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। तो एक अकेले क्लोज लूप में करने से कुछ नहीं होता, सभी में करने से होता है, समझ में आ रहा है? अब दूसरा कारण जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है और मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वाला कारण समझ ले। अगर मैं मान लूं कि जो भी फोर्स लग रही है वो कैसी फोर्स है, वो एक सेंटीपिटल फोर्स नहीं है, मतलब जो भी फोर्स लग रही है अगर वो सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम नहीं कर रही है, चेक करना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर वो सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम नहीं कर रही है, अगर कोई भी फोर्स सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी तो थीटा 90 बन जाएगा, फिर थीटा वाला कारण आ जाएगा मेरे पास, फिर थीटा 90 था इसलिए नेट वर्क डन जीरो आया। तो इसलिए अगर ऐसी कोई फोर्स जो यहाँ पर नॉन सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम कर रही हो वैसी फोर्स का अगर वर्क डन जीरो आ जाए क्लोज लूप में तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा अगर वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हुई तो। चेक कर, एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो दो ही कंडीशन है, क्या तो वर्क डन, क्या तो फोर्स ऐसे लग रही होगी, क्या तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हो रही होगी, दो ही कंडीशन पॉसिबल है मेरे प्यारे। अगर फोर्स कैसी है, सेंटीपिटल फोर्स की तरह काम नहीं कर रही है, ठीक है। अगर फोर्स सेंटीपिटल फोर्स नहीं है तो क्या तो वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी या तो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। अब सुनना मैं क्या ध्यान से सुन, देख मेरे प्यारे हर पॉइंट पर अगर मैं मान लूं हर पॉइंट पर अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ है मेरे प्यारे, चेक कर, हर पॉइंट पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ है तो हर पॉइंट पर थीटा जीरो बनेगा, हर पॉइंट पर थीटा जीरो बनेगा, यानी अगर थीटा जीरो है तो इस पॉइंट पर कैसा होगा वर्क डन, पॉजिटिव होगा। हर पॉइंट पर अगर मैं कह दूं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हर पॉइंट पर मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो कैसा आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि थीटा जीरो है। और उन सभी का जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास आते ही मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जब मैं सारी पॉजिटिव वैल्यू का प्लस करूंगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सुनना मेरे प्यारे, तू कह रहा है कि इस पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा इस पॉइंट पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम होंगी, बिल्कुल होंगी। तो ऐसे केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा और नेट वर्क डन जीरो आ जाएगा। तू यही कह रहा है ना, बिल्कुल तू यही कह रहा है मेरे प्यारे। नेट वर्क डन जीरो कैसे आएगा, हर पॉइंट पर जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थी तो थीटा जीरो था और हर पॉइंट पर वर्क डन कैसा आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। तो इन सभी का सम अप करूंगा, हर पॉइंट पर चेक कर, जो थीटा है वो जीरो आएगा और वर्क डन की वैल्यू एक पॉजिटिव निकलेगी। हर पॉइंट पर वर्क डन आ तो रहा है, जैसे नेगेटिव आए पॉजिटिव आए,
आ तो रहा है, तो इसी पॉइंट पर आते क्या हो जाएगा यार, ऐसा इसी पॉइंट पर आते ऐसा क्या हो जाएगा कि नेट वर्क जीरो आ जाएगा मेरे प्यारे, ऐसा नहीं होता है। हर पॉइंट पर थीटा जीरो था तो सभी का समाप्त करेगा, इस सारी थीटा जीरो था तो हर पॉइंट पे वक्र जीरो पॉजिटिव निकल रहा था, तो सारे पॉजिटिव वक्र का जब तो प्लस अप करेगा समाप्त करेगा तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी मेरे प्यारे। तो अगर तुझे सिर्फ मैथमेटिकली समझाऊं, फोर्स जो वक्र होगा वो वक्र इक्वल होगा मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे। हर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट चेक कर, डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो कर्व है, तो ये एक एक्यूरेट डिस्प्लेसमेंट नहीं है मेरे प्यारे। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स में, छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में। तो इस छोटे से जब ये ऑब्जेक्ट इस छोटे से लाइन को कवर कर रहा था उस समय जो वक्र होना था dw वो इक्वल होगा इस समय जितनी फोर्स लग रही थी इनटू में ये छोटी सी लाइन की लेंथ यानी dr, इसको अगर मैं dr मान लूं, अब मैं टोटल वक्र निकाल चाहता हूं तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास नेट वक्र पूरा नेट वक्र आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास एक्यूरेट फोर्स आ जाएगी इनटू में इसका इंटीग्रेशन मेरे बारे में इसलिए ऐसा कर रहा हूं, देख मैं जानता हूं तेरे अंदर कंफ्यूजन है, देख इसको मैं ऐसे लिख देता हूं इनटू में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये फोर्स चाहे वेरिएबल हो कांस्टेंट हो कोई भी फोर्स हो, इस फोर्स का इंटीग्रेशन करने पर मेरे पास कैसी फोर्स आएगी, एक्यूरेट फोर्स आ जाएगी। तो इसका या फोर्स, अब इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, इसका मतलब है कि मैं दोनों का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ये दो चीजें ना इसके इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसका मतलब है कि मैं दोनों का इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो इस पहले वाले का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास एक्यूरेट फोर्स आ जाएगी। अब जब मैं छोटे से लाइन सेगमेंट का इंटीग्रेशन करूंगा तो इस पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी मेरे पास, और वो पूरे सर्कल की लेंथ होगी मेरे पास 2 पाई r। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है? मैंने तुझे दोनों तरीके समझाया है, मैथमेटिकली समझाया है और कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया है, और कॉन्सेप्चुअल वाला थोड़ा हार्ड था। मैं फिर से बताता हूं, हर पॉइंट पर वक्र पॉजिटिव आएगा, हर पॉइंट पर वक्र पॉजिटिव आएगा तो उनका सम अप करने पर मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और मैं ये कह रहा हूं अगर मैं मान लूं कि इस पॉइंट पर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो नेट वक्र जीरो आएगा। मेरे प्यारे चेक कर, हर पॉइंट पर जब फोर्स लग रही थी उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो तो रहा था, वक्र हो तो रहा था, तो अचानक से इसी पॉइंट पर आते वो सारा वक्र गायब कहां हो गया? तो मेरा कहने का मतलब यही था मेरे दोस्त, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? हाँ मैं एक बार पॉज देता हूं और फिर आता हूं आपसे मिलकर ना। अब एक बहुत तरह चीज है कि मैं जब डेफिनेशन बनाई थी ना, कुछ डेफिनेशन बनाई थी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है इसका वर्क डन, किसका वर्क डन, किसका वर्क डन, इसका वर्क डन क्लोज लूप में जिसका नेट वर्क डन जीरो ना हो। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसका वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड ना करे। कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसका जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड करे। तो आ जाए इन तीनों के पीछे रिलेशन क्या है, आ जाओ बताता हूं कुछ। देख पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स का जो वर्क डन होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो उसका जो नेट वर्क डन होगा वो क्लोज लूप में जीरो नहीं होगा, क्लोज लूप में जीरो नहीं होगा, क्लोज लूप में जीरो नहीं होगा। मेरे प्यारे आप चेक कर, अभी जस्ट मैं प्रूफ करके आया हूं कि जो फ्रिक्शन टाइप की नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो क्लोज लूप में जीरो वर्क डन नहीं कर रही थी। मैं जस्ट अभी प्रूफ करके आया हूं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब मैं दूसरी डेफिनेशन मेरे पास ये थी कि जो ऐसी फोर्स जिसका नेट वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड
डिपेंड ना करे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मेरे पहले ये चेक कर, क्लोज लूप एक ऐसा पाथ जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। इनिशियल एंड फाइनल के सेम होने पर भी उसका वर्क डन 0 नहीं आ रहा है, यानी उसका वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड ना करे, नहीं कर रहा है। यही तो दूसरी डेफिनेशन है मेरे पास। चेक कर, चेक कर। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वो जो है उनका जो वर्क डन होता है ना, वो इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड नहीं करता। इसको मैं दूसरी तरीके से भी समझा सकता हूं। वो कैसे? जितनी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना, उनकी वैल्यू इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड नहीं करती। वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चेक कर, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा, कैसा भी पाथ हो, डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रहेगा ना। बस डिस्प्लेसमेंट चेक कर, पाथ कैसा भी हो, डिस्प्लेसमेंट सेम है। चेक कर, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। समझ में? बस मेरे पास 3 पाथ है, तीनों की लेंथ सेम है और तीनों के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है। आप चेक कर, देख, चेक कर, तीनों की सेम लेंथ है, सेम लेंथ है, यानी डिस्प्लेसमेंट सेम है तीनों का, तो डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वो इसके इनिशियल फाइनल पर डिपेंड नहीं करेगी, वो पाथ पर डिपेंड करेगी। अब ये तीनों पाथ का नेचर कैसा है? अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो वो इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी कि पाथ का नेचर कैसा है। वो डिपेंड इस पे डिपेंड नहीं करेगी कि इनिशियल एंड फाइनल सेम है, इनिशियल एंड फाइनल इफेक्ट हो जाए। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को मतलब नहीं पड़ता कि तुम इनिशियल एंड फाइनल इफेक्ट होंगे तो मैं चेंज हो जाऊंगी। भाई ऐसा नहीं है। वो बड़ी तंदुरुस्त आदमी है, वो ऐसे कहती है कि मैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी, मैं डिपेंड करूंगी पाथ पर। अब इन तीनों केसेस में जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का काउंटर होगा वो डिपेंड करेगा पाथ के नेचर पर। ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के इनिशियल एंड फाइनल पर डिपेंड कर रही थी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड करेगी। वो पाथ के इनिशियल एंड फाइनल पर कंजर्वेटिव फोर्स पाथ के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रही थी, पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर ही डिपेंड करेगी। ठीक है। अब तीसरी डेफिनेशन मेरे पास ये थी कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है ना, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड करता है, सॉरी पाथ पर डिपेंड करता है। वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मेरे पास 3 केसेस हैं, मैंने फिर से समझा रहा हूं मैं आपको। तीनों केसेस का चेक करो, इनिशियल एंड फाइनल सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, सबका लेंथ सेम है, तीनों पाथ की जो लेंथ है ना वो सेम है, यानी डिस्प्लेसमेंट तीनों का सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फोर्स की वैल्यू अगर आपको पता हो तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन कह लो, जो और जितनी भी फोर्स है ना नॉन कंजर्वेटिव, उनकी वैल्यू पाथ के नेचर पर डिपेंड करती है, पाथ के नेचर पर। मेरे प्यारे, पाथ का जैसा नेचर होगा वैसी कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी वैसी ही नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू बदलेगी। पाथ का नेचर बदलेगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू बदलेगी। तो अगर तीनों फोर्सेस के अंदर, ये तीनों पाथ के अंदर मुझे अगर दे रखा है, अगर मुझे दे रखा है कि तीनों केसेस के अंदर पाथ का नेचर अलग अलग है, तो यानी अगर पाथ का नेचर अलग अलग होगा तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इस केस के अंदर, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज होगी पाथ के नेचर से। तो तीनों केसेस के अंदर पाथ का नेचर अलग अलग है तो फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी। ये तो सेम था ही तीनों में, पर अब ये अलग अलग है, तो इसके अलग होने पर ओवरऑल ये इफेक्ट होगा, इसके अलग होने पर ओवरऑल ये इफेक्ट होगा। तो यही तो मेरा पॉइंट था फोर्स की, यानी मैं सीधे सीधे ये कह सकता हूँ कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है उसका वर्क डन सीधे सीधे पाथ के नेचर पर डिपेंड करता है। मैं ये वर्ड बोलना भूल गया था, नेचर, तो प्लीज लिख लेना कि पाथ के नेचर पर डिपेंड करता है।
तो अब अपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स दोनों पढ़ लिया है। अब बस एक लास्ट फॉर्मूला बचा है मेरे पास, वो क्या है? वो ये है कि जो वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो इक्वल होता है, मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना, और फिर कॉस थीटा या साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले को अवॉइड करो, इस फॉर्मूले को मानो गोली, आप चलता में नए फॉर्मूले पर। तो जो वर्कडन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब मैं क्या सीधे से दे सकता हूं, चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी। जितना चेंज टोटल एनर्जी में हुआ है उतना वर्कडन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने करा है, ठीक है, उतना वर्कडन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने करा है। और टोटल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो इक्वल होता है टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। ठीक है मेरे प्यारे, समझ में आ गया? आ जाओ, ठीक है, ये बात समझ में आई। बस ये फॉर्मूला बता बताना। अब एक लास्ट जेई एडवांस का फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्वेश्चन आ रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। वो क्या है? अगर मुझे कोई फोर्स दे रखी है तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। आ जाओ, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब आओ, अब एवं पॉज कर लेता हूं, मुझे कोई फोन आ रहा है, इसमें कोई फोन आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूं। चेक कर लिया है, कोई फोन नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो वर्कडन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो इक्वल होगा नेगेटिव चेंज इन यू। वर्कडन किसके इक्वल होता है? वर्कडन इक्वल होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स वेरिएबल भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। सारी कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं और सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस कांस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एवरी कांस्टेंट फोर्स इज कंजर्वेटिव बट नॉट एवरी कंजर्वेटिव फोर्स इज कांस्टेंट। यानी सारी कांस्टेंट फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं और सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास, वेरिएबल फोर्स का जो वर्कडन होता है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू dx इनटू नेगेटिव चेंज इन यू। अब फोर्स की वैल्यू अगर मैं dx को वहां भेज दूं तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी नेगेटिव चेंज इन यू अपॉन में dx। अब आप समझना मेरे प्यारे, ये जो फोर्स आई है मेरे पास, ये जो फोर्स की वैल्यू आई है, ये एक्स एक्सिस के पर्सपेक्टिव से आई है। ऐसा क्यों है मेरे दोस्त? मैंने कहा था कि जो फोर्स होती है वो एक्स एक्सिस की भी हो सकती है, वाई एक्सिस की भी हो सकती है और जेड एक्सिस की भी हो सकती है मेरे प्यारे। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर dx है, यानी डिस्प्लेसमेंट जेड एक्सिस का है, जेड एक्सिस का, सॉरी dx है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का है। डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का है तो फोर्स भी एक्स एक्सिस की होगी। तो यानी ये जो फोर्स आई है वो एक्स एक्सिस वाली आई है। और इसी तरीके से अगर मैं वाई एक्सिस की फोर्स निकालूं तो वो आएगी नेगेटिव चेंज इन यू अपॉन में dy। अब अगर मैं z एक्सिस के पर्सपेक्टिव से निकालूं तो वो इक्वल होगी नेगेटिव चेंज इन u अपॉन में dz। अब समझना, चेक करो, यहां पर मैं चेंज
किसी भी चीज का चेंज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हुए एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करो, देखो चेक करो, यहां पर जो चेंज निकल रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल रहा है ना। चेक करो, पहले एक्स में, पहले एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में, फिर जेड डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं जो नेट फोर्स आएगा वो इक्वल आएगा डेल ऑपरेटर ऑफ यू। समझना, डेल ऑपरेटर, इसे अपन नावाला भी कहते हैं, नाबालिग नहीं नावाला। ठीक है, आप सुनो, जो नेट फोर्स होगी ना वो इक्वल होगी नावाला ऑफ यू, डेल ऑपरेटर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये डेल ऑपरेटर यानी ये उल्टा ट्रायंगल और ये सीधा ट्रायंगल, इनके बीच में फर्क क्या होता है मेरे प्यारे? ये सीधा ट्रायंगल होता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है सिंपली चेंज, कितना चेंज हुआ। और इस नावाला, इस डेल ऑपरेटर का मतलब होता है कि वेक्टर वाइज कितना चेंज हुआ। मैं जब भी किसी चीज का चेंज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकालूं तो इसका मतलब है कि मैं उस चीज का नावाला निकाल रहा हूं, उस चीज का नावाला यानी डेल ऑपरेटर निकाल रहा हूं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जब मैं तीनों का समअप करूंगा तो वो मेरे पास आएगा F नेट इक्वल टू नावाला यानी पोटेंशियल एनर्जी का डेल ऑपरेटर। समझ में आया? इतनी बात क्लियर हुई? डिफरेंशिएट समझ में आया? नावाला क्या होता है और डेल्टा क्या होता है? डेल्टा केवल चेंज बताएगा, कितना चेंज हुआ, और नावाला का मतलब होता है कि वेक्टर वाइज किस डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, ये काम होता है नावाला। ठीक है, अब अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है, तो Fx इक्वल टू Fy इक्वल टू Fz, ये चार रख लेना। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे कि फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अगर Fx ये इक्वल आ जाए इसके और ये इक्वल आ जाए इसके, है ना, और तीनों एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो फोर्स कंजर्वेटिव है। कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव है। और मेरे प्यारे सुन, इतना तो मैंने बता दिया अब तक जो मैंने बता दिया, इसका मतलब है क्या? नेगेटिव चेंज अपॉन dx या नेगेटिव चेंज ऑफ u dy या फिर नेगेटिव चेंज ऑफ u अपॉन में dz। इसका मतलब है क्या कि मैं चेंज इन पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर रहा हूं x एक्सिस के पर्सपेक्टिव से। यानी मैं चेक कर, मैं इसको नेगेटिव चेंज इन u को डिफरेंशिएट कर रहा हूं x के साथ। इस वाले केस के अंदर मैं नेगेटिव चेंज इन u को डिफरेंशिएट कर रहा हूं y के साथ, और इस वाले केस के अंदर मैं नेगेटिव चेंज इन u को डिफरेंशिएट कर रहा हूं z के साथ। तो अगर तीनों का डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा तो आप कह देना कि फोर्स एक कंजर्वेटिव है। क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों मेरे फोन में इतनी स्टोरेज भी नहीं है, लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटे का ऊपर का जा चुका है। अब इसलिए मैं अब मेरे पास कुछ थोड़ा सा टॉपिक बचा है, फ्रिक्शन और ग्रेविटी और स्प्रिंग फोर्स। इन तीनों को मैं अगले लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो वो लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, वो इसका ही पार्ट होगा पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलर फोर्सेस को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।